तो हमारा ये सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में तो मैंने आपको ये वर्ड जो है एंगुलर, बार बार जो ये सर्कुलर मोशन चैप्टर में आता है उसका मैंने मीनिंग बताया, उस वीडियो को पहले जाके देखो आप। ओके, अब इस लेक्चर में मैं पूरे इससे रिलेटेड सर्कुलर मोशन चैप्टर में स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, उसके बारे में नॉलेज दूंगा अभी मैं आपको। देखते जाओ एक एक चीज। सबसे पहले टेक्स्ट बोर्ड की लैंग्वेज में बताता हूं मैं, बोर्ड में क्या पूछते हैं। बोर्ड में सर्कुलर मोशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन पूछते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सिंपल, इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। सर्कुलर मोशन, ये वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि गोल घूमने वाली चीज को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन में। जैसे कि मान लो कि मैं एक क्या करता हूँ, थ्रेड लेता हूँ, धागा लेता हूँ और उसे इस पेन को बांध देता हूँ, क्या होगा? अब ये धागा यहाँ पे इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, ये थ्रेड है और ये पेन है। अब इसे घुमाओ, ये किस में आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेन है तुम्हारा, इमेजिन करो कि ये पार्टिकल है। ये पेन क्या है तुम्हारा? पार्टिकल है जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखो जरा 2 मिनट के लिए, बड़ा ही आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है, अब जरा देखो सर्कुलर मोशन क्या है, बोर्ड में इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है देखो अभी। इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, अब जरा ये पार्टिकल को देखो, ये तुम्हारा पार्टिकल है, पी लिखता हो पार्टिकल। कैसे घूम रहा है? ये गोल गोल घूम रहा है सर। हाँ सर, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसे क्या कहते हैं? ये सर्कल का ये कौन सा पार्ट होता है? इसे सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हो क्या आप? सही बात है। तो तुम्हारा पार्टिकल देखो किस पे घूम रहा है, तुम्हारा पार्टिकल घूम रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है ये तो। ओके, अब तुम्हारा पार्टिकल देखो, इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अब यहां पे देखना है तुम्हारा पार्टिकल कैसे घूम रहा है, क्या वो लीनियर मोशन कर रहा है क्या? एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या? नहीं। क्या तुम्हारा पार्टिकल एक जगह से नीचे से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। तुम्हारा पार्टिकल कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। ये वर्ड याद रखना, सरकमफेरेंस। ये अगर तुमने नहीं लिखा सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन में, तुम्हारी डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएंगी। अब देखो आओ फिर से, इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द, किसके अलोंग घूम रहा है तुम्हारा पार्टिकल? अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग घूम रहा है। अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को मैं सीएम लिख देता हूं। क्या बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है? नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं, और ये डेफिनेशन आपको लिखना है। इट इज अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। याद रहेगा है? चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फटाफट पॉइंट कवर करते जाता हूं अब मैं। ये होगी किसकी? सर्कुलर मोशन चैप्टर की बोर्ड डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब इसको हमने स्टार्ट कर दिया है समझना सर्कुलर मोशन को। अब फटाफट नेक्स्ट, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा सेंटर और ये रहा तुम्हारा पार्टिकल। ये क्या रहा तुम्हारा? पार्टिकल। अब जरा देखो उस पार्टिकल को और जरा देखो उस सेंटर को। अब मैं क्या करने जा रहा हूं देखो, अब मैं इस पार्टिकल को ये सेंटर से जोड़ने जा रहा हूं, ये सेंटर से जोड़ने जा रहा हूं। जोड़ दिया मैंने पार्टिकल को, ठीक है। अब ये क्या किया सर आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने पार्टिकल की जो पोजीशन है इसे पोजीशन कहा जाता है। पी का मतलब पोजीशन नहीं है, पी का मतलब हमने यहाँ पे पार्टिकल लिया। चलो कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको नाम बदल देता हूं मैं, इसे मैं पार्टिकल ए लिखता हूं। पार्टिकल ए की पोजीशन देखो फिलहाल में कैसे, यहाँ पे है। कुछ समय के बाद ये घूमेगा, घूमते घूमते मान लो कि यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा पार्टिकल ये है। तो इस पॉइंट पे तुम्हारी पोजीशन ये ऐसी है, ये है तुम्हारी पोजीशन पार्टिकल की। पोजीशन यानी क्या? एक यहाँ पे हो तुम, तो ये तुम्हारी पोजीशन। थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे तुम्हारी पोजीशन चेंज होते होते जाएंगे। क्लियर? तो चलो हमने सबसे पहले क्या किया, ये तुम्हारा पार्टिकल की पोजीशन है और तुम्हारा सेंटर है। हमने सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तो एक लाइन ज्वाइन किया। किससे किससे, कहां से कहां लाइन ज्वाइन किया? पार्टिकल के पोजीशन से, पार्टिकल पोजीशन एंड सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है वो, सेंटर ऑफ सर्कल, इनके बीच में हमने क्या जोड़ दिया? लाइन ज्वाइन कर दी है। ये जो लाइन ज्वाइन करिए ना, इसको तुम क्या कहोगे सर्कल के केस में? सर ये तो रेडियस है आपकी। करेक्ट, ये क्या है? रेडियस है। तो इसे मैं स्मॉल आर लेटर से डिनोट करता हूं। सो द लाइन, अब जरा देखो ये जो रेडियस, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, 1 मीटर 2 मीटर हो सकता है, कभी कभी सेंटीमीटर में हो। सही बात है। अब हमें सर्कुलर मोशन चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है और वो डेफिनेशन है रेडियस वेक्टर की। सबसे पहली टर्म जो आती है तुम्हारे सर्कुलर मोशन चैप्टर में वो है रेडियस वेक्टर। वो क्या है? रेडियस वेक्टर।
सर रेडियस मतलब समझ में आता है, ये वेक्टर वर्ड क्यों जोड़ दिया? अब जरा समझो, ये तुम्हारी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रेडियस वेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो क्या किया था हमने, पार्टिकल के पोजीशन और सेंटर को ज्वाइन किया था। सिंपल डेफिनेशन, अ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम कहां से कहां लाइन ज्वाइन कर रहे हो तुम, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कहां तक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, टू द पार्टिकल P मत लिख देना या पार्टिकल A मत लिख देना, तुम्हें यहां पे लिखना पड़ता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पोजीशन तुम्हारी कभी भी चेंज हो सकती है। टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस वेक्टर। एकदम सिंपल लैंग्वेज, इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ये होती है तुम्हारा रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन। सर रेडियस वेक्टर समझ में तो आता है फटाक से, ये इन दोनों को ज्वाइन करो, इसकी रेडियस लिख दो, मान लो कि इसकी रेडियस 2 मीटर है, चलो सर ये रेडियस वेक्टर हो गया। तो इतना आसान नहीं है रेडियस वेक्टर। रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस मतलब रेडियस का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, हमने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया वेक्टर। अब तुम्हारी रेडियस एक स्केलर टर्म नहीं रही, अब वो वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा याद रखना, डायरेक्शंस होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शंस भी होती है। यानी कि तुम्हारा रेडियस अब ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता है, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिंपल, जो भी तुम्हारा सर्कल रहेगा ना उसका रेडियस दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन क्या लोगे, हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन कैसे याद रखना है तुम्हें, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या कहा मैंने, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कहा है तुम्हारा यहाँ पे, ये इसके डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये हुआ क्या है, देखो एरो हेड किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। चलो सपोज तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे होता तो कैसे दिखाते तुम रेडियस वेक्टर को, ये यहां से पहले यहां तक लाइन ज्वाइन करो और एरो हेड कैसे दोगे, टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे होता, सपोज तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे होता, अब कैसे दिखाते रेडियस वेक्टर को, सिंपल सर सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक लाइन ड्रॉ करो और टुवर्ड्स द पार्टिकल की तरफ डायरेक्शन दिखाओ, सिंपल। दूसरे लैंग्वेज में कैसे बताओगे सर, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इट इज अवे फ्रॉम सेंटर, देखो सेंटर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से तुम्हारा पार्टिकल सेंटर से तुम्हारा रेडियस देखो दूर जा रहा है, डायरेक्शन देखो उसकी, या फिर टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द मैं ऊपर लिखता हूं, लगे तो थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना तुम लोग, ठीक है। टुवर्ड्स द डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं। डायरेक्शन जो होती है तुम्हारे रेडियस वेक्टर की, डायरेक्शन जो होती है रेडियस वेक्टर की, वो कुछ इस तरीके से होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, फिर से बार-बार एक गड़बड़ कर रहा हूं मैं, टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, टुवर्ड्स व्हाट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या फिर और अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसा लिख दिया तो भी गलत नहीं है, एमसीक्यूज में आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जा रहा है तुम्हारा रेडियस वेक्टर, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इसमें नीट पे कैसे सवाल पूछते हैं या नीट पे सवाल फ्रेम कैसे होते हैं, ये देखो बड़ा ही सिंपल सा टर्म है। अब जरा तुम्हारा पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जब तुम्हारा पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सपोज तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन, घूमते घूमते तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, दिस इज सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे देखो पार्टिकल यहाँ पे, दिस इज योर थर्ड पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रही है पार्टिकल जैसे जैसे घूमते जाएगा। अब जरा याद रखना हमेशा, अब इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो कि रेडियस वेक्टर, इसके ऊपर से एरो हेड दिखाना तभी वो वेक्टर कहलाएगा। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज मैं 2 मीटर ले लेता हूं, चलो ये रेडियस वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 2 मीटर, ओके। अब इसकी डायरेक्शन तुम्हें पता है टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। अब जरा देखो, लेकिन ये वाली केस में, पहले वाले केस में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या है, ऐसी है क्या, ये डायरेक्शन में है, क्लियर। सेकंड केस में देखो, चलो पार्टिकल मान लो तुम्हारा यहाँ पे होता, ये देखो यहाँ पे होता, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे यहाँ पे होता। अब पोजीशन वेक्टर देखो या उसकी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये रहा रेडियस वेक्टर तुम्हारा, ये वाले केस में ये अपवर्ड, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, ये भी रेडियस वेक्टर, ठीक है। थर्ड पोजीशन देखो, थर्ड केस में रेडियस वेक्टर देखो ऐसा, तो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन देखो, इट इज डिफाइन करते समय हम यही बोलने वाले, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है रेडियस वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है। पहले डायरेक्शन तुम्हारी ये है रेडियस वेक्टर की, अभी डायरेक्शन बदलते हुए ऊपर चली गई, कुछ समय के बाद डायरेक्शन बदलते ऐसे ऐसे आते आते नीचे आ गई। तो जैसे तुम्हारा पार्टिकल घूमते जाएगा
उसकी रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन जो है चेंज होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। लेकिन किसी भी इंस्टेंस पे वर्ड मेरे बराबर कैच करना, वर्ड के साथ गड़बड़ी मत करना। किसी भी इंस्टेंस पे, टाइम पे, किसी भी इंस्टेंस पे, ये इंस्टेंस पे देखो घूमते हुए पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तुम रेडियस वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? सर लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके फाइन, व्हाट इज डायरेक्शन नाउ? अवे फ्रॉम द सेंटर। सर हाँ ये रही। तो किसी भी इंस्टेंस में तुम्हारे रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, लेकिन जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसकी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन देखो बदलती है। इस पे एमसीक्यू सवाल होते हैं नेट पे। चलो नेक्स्ट टर्म है हमारी, ये था तुम्हारा बेसिक सा टर्म दैट इज रेडियस वेक्टर। सेकंड टर्म आती है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी। अब जब तुम्हारा पार्टिकल है, ये मान लो ये पार्टिकल है, चलो यहां से तुम्हारा ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज सेंटर। कुछ समय के बाद पार्टिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है, ये डायरेक्शन में। इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो ये डायरेक्शन में घूमते घूमते तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तुम्हें रेडियस वेक्टर वगैरह सब पता है कैसे ड्रॉ करना है। ये पोजीशन में रेडियस वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा सर, यहाँ पे रेडियस वेक्टर बोलो तुम लोग कैसे होगा, ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। ये हमने लाइन ज्वाइन कर दिया, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ फिर से, थोड़ा और खराब हो गया तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चलो ये रहा तुम्हारा पार्टिकल ए। चलो यहां से तुम्हारा पार्टिकल ये यहां तक पहुंच गया। अब मुझे बताओ जब तुम्हारा पार्टिकल ए यहां से यहां चला गया, ये जो फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, उस पार्टिकल ने देखो जरा कुछ एंगल कवर किया है, इसे कहते हैं थीटा। ये एंगल कवर किया है तुम्हारे पार्टिकल ने, थीटा। इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अब जरा देखो, पहले रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बाद में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ओके। तो ये थीटा को डिफाइन किसे करोगे 12th की बोर्ड में? सिंपल सी डेफिनेशन है, एंगल। देखो वो एंगल किसने बनाया है? वो एंगल बना पार्टिकल के पोजीशन में, ठीक है। अब एक्चुअल देखा जाए तो रेडियस वेक्टर को देखो, रेडियस वेक्टर पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया। सो एंगल डिस्क्राइब बाय, इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर हमने लिख तो दिया, लेकिन ये एंगल कब डिस्क्राइब हो रहा है? व्हेन पार्टिकल, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, व्हेन, कब ये एंगल डिस्क्राइब हुआ? व्हेन पार्टिकल moves from one position to another, जब तुम्हारा पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा तब एंगल डिस्क्राइब होगा। कौन कर रहा है वो एंगल डिस्क्राइब? तुम्हारा रेडियस वेक्टर। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है वो लिखना जरूरी होता है। तुम्हें हर सेंटेंस में ये लिखना जरूरी होता है कि तुम्हारा पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये लिखना जरूरी होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन along the circumference of circle। तुम्हारा पार्टिकल मूव तो हो रहा है, लेकिन कहां पे मूव हो रहा है? वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन में जा रहा है, वो मेंशन करना जरूरी होता है। तभी व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर along the circumference of circle, ये वर्ड जोड़ना जरूरी है। along the circumference of circle is called as angular displacement। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। चलो, लेकिन ये सेंटेंस पुट करना जरूरी है कि तुम्हारा पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है। अगर उस सामने वाले को ये नहीं बताओगे तुम कि तुम्हारा पार्टिकल वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तब तक नहीं समझ में आएगा। अगर मैं इसको यहाँ तक ऐसे लिख दूं तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो ये आगे का सेंटेंस नहीं लिखूं तो गलत हो जाएगा। या फिर इसको तो ऐसे लिख सकते हो व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म, अब इसमें डिस्कशन देखो कैसे करता हूं मैं। अब इसमें देखो जेडब्ल्यू और नीट में सवाल क्या पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुमको कोई टीचर नहीं बताएगा या बहुत कम टीचर बताएंगे, या टीचर्स को जनरली पता ही नहीं होता कि तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा, ये कौन सी क्वांटिटी है? सर ये स्केलर है, ये स्केलर है या फिर वेक्टर है? ये स्केलर है या फिर वेक्टर है? ये तुम्हें कोई नहीं, ये बहुत कम किताबों में दिया गया है कि सर टेंसर क्वांटिटी है, क्या लेना? हमेशा याद रखना। देखो एच सी वर्मा, डीसी पांडे और सिंघेर, ये किताबें बेस्ट है मेरे नजरों में, ठीक है। मैं इन किताबों को भगवान मानता हूँ फिजिक्स के, ये किताबें सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। मैंने तीनों किताबें में देखा, सबका आंसर कॉमन है और वही आंसर सही लिखना चाहिए। और इवन एनसीईआरटी में भी यही आंसर गिवन है कि तुम्हारा जो
थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर। लेकिन कब? ये वेक्टर है जब तुम्हारा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और ये जो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कब? जब तुम्हारा थीटा इज वेरी लार्ज। सर आप ये कैसे कह रहे हो? इसका कुछ प्रूफ दो। प्रूफ देता हूं मैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं दूंगा। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है कि स्केलर है। 2-3 मिनट का वीडियो, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे उसको एक तरीके से समझाना पड़ता है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, उसको मैं अलग से समझाऊंगा। क्लियर? वो वीडियो मेरा देखना। तो हमेशा याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? वेक्टर है जब वो बहुत छोटा सा रहेगा एंगल पर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर है जब थीटा इज वेरी लार्ज। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म देखो, ये हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर मोशन में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? क्योंकि वो बेस टर्म है, वो बेस वेरिएबल है। अगर तुमने उसको गलत डिफाइन कर लिया या गलत तरीके से लिख लिया, तुम आगे ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। आगे ये कैलकुलेशन करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, ये हमेशा रेडियन में रहेगा। किसमें रहेगा? रेडियन में। गलती से भी इसको एंगल, पता है मुझे कि एंगल है सिर्फ डिग्रीज में भी होता है, मालूम है, लेकिन सर्कुलर मोशन चैप्टर में कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मत लिखना। गलत कर दोगे पूरे न्यूमेरिकल्स। अल्टीमेटली अपना गोल क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो थीटा जो है तुम्हारा, ये हमेशा किसमें लेना है? सर्कुलर मोशन चैप्टर में, रेडियन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर थीटा का कुछ डायमेंशन होता है क्या? तो हमेशा याद रखना, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। क्यों सर? अब समझो। अब ये देखो कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब ये थीटा को देखो कैसे डिफाइन किया जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। जरा देखो, ये पार्टिकल ये यहाँ पे कुछ समय के बाद यहाँ पे चला जाएगा, ये तुम्हारा एंगल डिस्क्राइब हुआ थीटा। ठीक है? अब जरा देखो, इसे तुम क्या कहते हो? ये सेंटर से ए को क्या कहते हो? रेडियस वेक्टर। चलो मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ रेडियस। ठीक है? ओके। ये देखो आर्क, इसे क्या कहते हो? ये जो सर्कमफेरेंस जो पाथ इसने कवर किया, इसे क्या कहते हो तुम? इसे कहा जाता है बच्चों आर्क। आर्क मतलब कोई भी कर्व, इसको आर्क कहा जाता है। ठीक है? चलो अब ये आर्क की लेंथ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देखो। चलो अब मैं इसको हटा के इसको बी लिखता हूं, ए बी। ये देखो, ये डिस्टेंस जो है ना, ये इसे कहा जाता है आर्क लेंथ। जिसको मैंने डार्क किया ना, उसे कहा जाता है आर्क लेंथ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है। सर ये आया कहां से? समझाएंगे, बताओ जरा। अब जरा समझो बच्चों, अब थोड़ा और डेप्थ में लेके चलता हूं मैं तुम लोगों को। देखो, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है? ये तुम्हारा पार्टिकल है यहाँ पे। अब इमेजिन करो 2 मिनट के लिए तुम्हारा पार्टिकल बहुत छोटा सा ऊपर चला गया। क्या कहा मैंने? तुम्हारा पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो कैसे दिखाओगे उसको? कुछ ऐसे दिखाओगे मैं, ये तुम्हारा बी पोजीशन, ठीक है? ये ऐसे दिखाओगे, ठीक है? ये रहा थीटा। ओके, अब मैंने जो थीटा ये जो आर्क लेंथ हो, ये आर्क लेंथ हो गया। ये तो डार्क कर रहा हूं मैं, ये आर्क लेंथ होगी आपकी। अब ना इसको ना थोड़ा जूम करो। और जूम कैसे करोगे? इसका फोटो लो और उसको जूम करो ऐसा। मोबाइल में जूम करते हो ना तुम, उसको जूम करो। चलो अब ये जूम करने के बाद इसको बाहर निकालो, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये तुम्हारा पोजीशन ए थी, ये तुम्हारा सेंटर था और ये रेडियस थी। इसको जूम करने का पता चलता है मुझे ये कर्व पार्ट रहा ही नहीं। सर ये तो ऐसा कुछ तो भी हॉरिजॉन्टल पार्ट बन गया, वर्टिकल पार्ट बन जाता है। इसको जूम करो जरा, ये कर्व दिखेगा ही नहीं, ये कर्व दिखेगा ही नहीं। ऐसा वर्टिकल लाइन दिखाई देगी तुमको अगर मैं बहुत बी को बहुत छोटा रख दूं तो। ठीक है? ये रहा थीटा। ओके, ये आर्क लेंथ होगी तुम्हारी। अभी इसको मैं आर्क लेंथ को नाम देता हूं एस। आर्क लेंथ को जनरली किताबों में एस लेटर से डिनोट किया जाता है। इसे भी ये इसे एस अपॉन आर ऐसे फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। ओके, अब जरा देखो, अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है सर ये वाली साइड, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय ये आर, एस अपॉन आर। सही बात है, तो लिखो फिर इसको tan थीटा इक्वल्स टू s अपॉन r। या फिर s क्या है तुम्हारा? s तो तुम्हारी आर्क लेंथ है। s क्या है आपकी? आर्क लेंथ है। अपॉन r क्या है तुम्हारी? रेडियस है। r क्या है आपकी? रेडियस है। अब मुझे बताओ, जब ये थीटा, मुझे बताओ ये आर्क लेंथ जितनी छोटी रहेगी उतना ही छोटा एंगल रहेगा। थीटा बहुत कम लिया है मैंने, बहुत कम है।
पहले वाले केस में देखो थीटा, यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिया था, तो ये थीटा बहुत ज्यादा है। ये इमेजिन करो कि डिग्रीज में अगर मैं बोलूं 60 डिग्री के आसपास है, तो अभी जो थीटा लिया है ना हमने, ये बहुत कम है, 1 डिग्री 2 डिग्री इतना कम है। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है सर? ऐसे केस में जो tan थीटा है ना तुम्हारा, तो ये tan थीटा को मैं ऐसे थीटा के बराबर लिख सकता हूँ, लेकिन कब? जब तुम्हारा थीटा क्या होना चाहिए? थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं लिख नहीं सकता हूँ ये चीजें। क्लियर? अब यहां से तुम्हारा हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना। अब बना तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या? ऐसे में क्या लिख सकता हूँ? थीटा। और ये बना तुम्हारा आर्क लेंथ अपॉन व्हाट रे? रेडियस। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसे याद रखो, इतना डेप्थ में मत जाओ चीजों को लेके, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता है सब चीजें। ठीक है, आपको सिर्फ वो आर्क लेंथ इक्वल्स सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऐसे ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अब ये इसे मैं रेडियस वेक्टर के फॉर्म में सॉरी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मैंने क्या कहा था? थीटा क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कब? जब थीटा क्या है? बहुत स्मॉल, तब ये वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब स्मॉल क्वांटिटीज को फिजिक्स में ऐसे दिखाते हैं, देखो डेल पहले तो मैं लिख देता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे। तो हमेशा याद रखना डेल एस, चलो यहां से लिखता हूं पहले मैं, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ये तो समझ में आएगा ना, एस अपॉन आर कहां से आया? एस को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इनटू आर। सर ऐसे लिख दो ना इसको, ऐसे नहीं लिख सकता मेरे भाई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते समय ये थीटा एक वेक्टर कब कहलाता है? जब थीटा स्मॉल हो। और जब भी फिजिक्स में स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक वेरिएबल है डेल्टा, इसे मुझे ऐसे लिखना पड़ता है डेल थीटा वेक्टर। थीटा के ऊपर मैं डायरेक्टली वेक्टर नहीं लिख सकता, फिर मुझे ऐसा मेंशन करना पड़ेगा थीटा इज स्मॉल, तभी ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली ऐसा लिखना चाहता हूं थीटा इज वेक्टर, तो डेल थीटा लिखना पड़ेगा। ये लेटर डेल तुम्हें इंडिकेट करता है कि तुम्हारा थीटा जो है बहुत स्मॉल है। अब लिखूं डेल थीटा वेक्टर। ठीक है, अब ये डेल थीटा वेक्टर और आर का एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आर क्या है तुम्हारा? रेडियस। नहीं सर, वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो आर वेक्टर हो जाएगा ना, रेडियस वेक्टर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देख, ये तुम्हारा पार्टिकल ये तो आर का मैग्नीट्यूड हो गया, रेडियस उसकी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, यहां से होती है। तो तुम्हारा डेल थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर्क लेंथ। अभी आर्क लेंथ देखो, जब थीटा बहुत स्मॉल रहेगा तो आर्क लेंथ भी बहुत स्मॉल रहेंगी ना, तो स्मॉल लेटर को डिनोट करने के लिए मुझे मेरे पास कौन सा लेटर है? डेल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? तुम लोग बताओ मुझे, अगर आर्क लेंथ बहुत छोटा है तो क्या लिखूं मैं? सर डेल एस लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, तो ये इसे ऐसे ही डिफाइन करना है। डेल एस वेक्टर इक्वल्स टू डेल थीटा वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो एस वेक्टर इक्वल्स टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि थीटा और एस बहुत स्मॉल है, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा नहीं जाता, स्टैंडर्ड किताबों में देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे ही डिफाइन किया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसे ऐसे ही लिखना है। गलती से भी इसे आर वेक्टर क्रॉस थीटा वेक्टर मत लिखना, डायरेक्शन बदल जाएंगी, पूरी पूरी माइनस साइन वगैरह जोड़ने पड़ेंगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स में। इसे ऐसे ही याद करना है आपको। क्लियर? अब आगे चलो, अब नेक्स्ट टर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा, चलो, और मैंने ये बोला था कि थीटा तुम्हारा डायमेंशन लेस है, वो डायमेंशन लेस क्यों है जरा ये समझो पहले। थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन व्हाट रे? रेडियस। आर्क लेंथ किसमें होती है? मीटर में। वो डिस्टेंस है ना, वो लीनियर डिस्टेंस है बच्चों, ये लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस किसमें होगा? मीटर्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। चलो मीटर। लेंथ है आफ्टर ऑल। रेडियस क्या है? रेडियस में तो एक मीटर ही है, डिस्टेंस में ही है। मीटर मीटर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आता, इट इज डायमेंशन लेस। लेकिन इसका यूनिट होता है, यूनिट लिखना जरूरी भी होता है। इसका यूनिट क्या रहेगा तुम्हारा? रेडियन। क्या रहेगा? रेडियन। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे लिखोगे सर? आपको लीनियर वेलोसिटी पता है क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। इसको लीनियर वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, आप पोजीशन बदलो, आपकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लो, अपॉन टाइम कर लो, दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन या चेंज या फिर वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अपने पास डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी लेटर W से डिनोट करूंगा मैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सिंपल थीटा अपॉन टी। ओके, ऐसे कि पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे
ये पॉइंट ए है, यहां से कुछ समय के बाद यहाँ पे चला जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा ये, और कितने समय में इसने इतना एंगल कवर किया, दैट इज ओमेगा। ओमेगा इज सिंपल, ओमेगा एवरेज इज सिंपल थीटा अपॉन टी। कितने समय में तुम कितना एंगल कवर कर रहे हो, दैट इज ओमेगा एवरेज, और कुछ नहीं रहता ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे तुम्हारा रेगुलर वेलोसिटी जो होती है ना, वही होती है ओमेगा। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब बोर्ड मेरा इस पे ऐसा सवाल पूछते कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहा मैंने, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमेशा याद रखना। ये जो वर्ड है ना इंस्टेंटेनियस, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इंस्टेंटेनियस ये वर्ड का ना मैं मीनिंग के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, उस वीडियो को जाके देखो, नहीं देखा होगा तो भी समझो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पहले तो इंस्टेंटेनियस जब भी ये वर्ड आएगा ना फिजिक्स में, हमेशा दिमाग में बिठा लो ये चीज, जब भी ये वर्ड आएगा इंस्टेंटेनियस, वहां पे तुम्हें ये पुट करना है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये पुट करना ही करना है इंस्टेंटेनियस जब भी वर्ड आएगा तब। ऐसा क्यों पुट करते हैं सर, क्या है इसका मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ फास्ट बताऊंगा। देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बड़े शॉर्ट एंड सिंपल में बताता हूँ। तुम्हारा पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया, कुछ समय के बाद यहाँ पे आया, चलो मान लो कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आया, 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन सी, 4 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 सेकंड के बाद मान लो कि यहाँ पे आ गया, 4 सेकंड के बाद। इसकी स्पीड देखो, इसकी स्पीड देखो इंक्रीजिंग है, ये मान लो कि पोजीशन भी, पहले उसने वो छोटा सा एंगल कवर किया, ये मान लो कि 30 डिग्री है, बाद में उसने 60 डिग्री कवर किया 1 सेकंड में, ठीक है, बाद में देखो उसने नेक्स्ट ये 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 0 सेकंड, ये पहले 2 सेकंड में उसने इतना एंगल कवर किया 30 डिग्री, बाद में 1 सेकंड में यहाँ से B to C 1 सेकंड में 60 डिग्री एंगल कवर किया, बाद में C to D ये पोजीशन में उसने मान लो कि 1 सेकंड में उसने, ये थोड़ा ज्यादा एंगल है, सपोज 90 डिग्री ज्यादा एंगल कवर कर ले, उसकी स्पीड बढ़ रही होंगी, तब ये केसेस पॉसिबल है। ये कौन सी केस है मालूम क्या, फैन को ना बंद, फैन को ऑन कर दो, हमारा स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते जाएगा उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो वाली केस ले लिया मैंने। तो इसमें क्या होता है, मुझे किसी भी इंस्टेंट पे अगर स्पीड चाहिए हो, ये 2 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, ये 3 सेकंड के बाद स्पीड कितनी है, ये 4 सेकंड के बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोले 4 सेकंड के बाद स्पीड बताओ, 2 सेकंड के बाद बताओ, 10 सेकंड के बाद बताओ कितनी स्पीड है, उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे, क्या कहा मैंने, टाइम के किसी भी इंस्टेंस पे कितनी स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसे डिफाइन ऐसे किया जाता है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। ओमेगा को कैसे डिफाइन किया था हमने, थीटा अपॉन टी, बस इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देना, डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन टाइम। क्लियर, इजी है ये चीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा डेल्टा थीटा अपॉन, इसको टाइम को भी छोटा करना पड़ेगा, डेल थीटा जब मैं लिखता हूँ, छोटा सा एंगल जब कवर होगा तो छोटा सा टाइम भी छोटा रहेगा ना, तो उसे डेल टी लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। या फिर कुछ किताबों में ऐसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये ट्रायंगल के फॉर्म ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, गलत नहीं है ये। नेक्स्ट, अब तुम्हारा ओमेगा सर स्केलर है कि वेक्टर है, ये बताओ जरा। सिंपल, तुम्हारा ओमेगा जो है, अभी तुम्हारा जो ओमेगा है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन बताओ सर, कैसे अप्लाई करोगे या कैसे निकालोगे। तो हमारे पास सिंपल से 2 रूल होते हैं, उसमें से एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड रूल, और एक स्क्रू रूल से भी हम निकाल सकते हैं इसको, लेकिन हम स्क्रू रूल से नहीं निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। हर जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट हैंड रूल से ही निकाला जाता है, वो सबसे आसान तरीका है राइट हैंड रूल अप्लाई करना। सिंपल, क्या कहते हैं राइट हैंड रूल, तुम्हारा राइट हैंड रूल, ये तुम्हारा राइट हैंड है, चलो ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैं 2 मोशन लेता हूँ, चलो एकदम, एक बार पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ओके, और ये पार्टिकल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसे दूसरे एक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज। याद रखना हमेशा, कुछ किताब में काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या अमेरिकन एक्शन और ब्रिटिश एक्शन है ना, वहां से लाया है। ये कोई भी एक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, दूसरे एक्शन में इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब जरा देखो, अब मेरा पार्टिकल है, यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे थे, ओमेगा की डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताओगे, सिंपल, तुम्हारे फिंगर्स में, फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ये फिंगर, इसको फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं, ठीक है। फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करो, कर्ल करना मतलब उसे ऐसा रखो, ये इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो ऊपर जा रही है ना, ऐसा रखो। यहाँ पे कैसे करोगे, राइट हैंड का है इसे ऐसे, ये इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तुम्हारे फिंगर्स आर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर, इतना आ गया। अब आगे चलो, अब मैं देखो जरा यहाँ पे इसे अगर मैं ऐसे डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूं, मेरा थंब देखो कैसे बाहर आ रहा है, अपने थंब को दबा मत देना अंदर से, ऐसे दबा लोगे थंब को और आप ऐसे ऐसे करोगे, नहीं होगा उससे, पूरा गलत करके बैठोगे। सिंपल, इसको ऐसे कर्ल करो फिंगर्स को, और थंब देखो कैसे बाहर आ रहा है, ये होती है तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मतलब ऐसे ये बाहर निकल रहा है ओमेगा, तुम्हारा ये ऐसे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे तुम लोग दिमाग लगाओ बराबर, राइट हैंड ही लेना, लेफ्ट हैंड मत लेना, ये डायरेक्शन में ले लिया। अब तुम्हारा थंब देखो बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होंगी, इनसाइड द बोर्ड या इन द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। यहाँ पे बोलो क्या होगा, यहाँ पे बोर्ड के बाहर आ रही थी, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड। याद रहेगा राइट हैंड रूल कैसे लगाना है आपको, चलो ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, अब इसका यूनिट और इसका डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसका यूनिट एंड डायमेंशन देख लो फटाफट क्या होता है। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है, ओमेगा का लिखते समय क्या लिखते हो, थीटा अपॉन टी। थीटा किस में मेजर करना है, रेडियन में। टाइम किस में मेजर करना है, सेकंड में। रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, टाइम यानी कि सेकंड का डायमेंशन होता है, तो ये इसका डायमेंशन आएगा m0 l0 t की पावर -1। सेकंड को ऊपर लेके जाओ, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बस इस पे इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। इस पे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, न्यूमेरिकल्स का मैं वीडियो अलग से बना रहा हूँ, ये तो मैं फिलहाल में थ्योरी समझा रहा हूँ, ओके। सर्कुलर मोशन चैप्टर की न्यूमेरिकल्स में मैं पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल दूंगा आपको, नीट के लेवल के, जेडब्ल्यू के लेवल के, और सब ये अच्छी किताबों से उठाऊंगा मैं, ऐसे फालतू किताबों से नहीं उठाऊंगा मैं, क्लियर।